की तरक्की के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। आज वो प्रगति के शिखर पर है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के मामले में ही नहीं, कृषि के मामले में भी आज चीन बहुत आगे निकल चुका है, दुनिया में नंबर 2 पर खड़ा है। लेकिन यही वो चीन है जहां 60 साल पहले करोड़ों लोग भूख से मारे गए थे। ये गिनती एक बार में विश्वास के लायक नहीं लगती, इसलिए दोबारा बता देता हूं। करोड़ों लोग, 5 करोड़, 50 मिलियन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए 75 साल के युवा भारत की कहानी लेकर। भारत का युग में आज हमारा विषय है गोल आकार की वो चीज जिसके बिना दुनिया की सारी तरक्की, सारी खुशहाली झूठी है। आज बात होगी रोटी की। रोटी यानी खेती, किसानी। मैं एक किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानी की बात मेरे लिए पर्सनल है, व्यक्तिगत है। करीब 1 साल से देश में नए कृषि कानूनों का मुद्दा भी गर्म है, लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए, देश में कृषि के हालात को जानने के लिए यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि हमारा पड़ोसी चीन, जो करीब करीब हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आखिर कैसे उसने कृषि के क्षेत्र में क्रांति कर दी। पिछले करीब 1 साल से दिल्ली बॉर्डर और देश में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान 3 नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के मुताबिक किसान सीधे प्राइवेट कंपनियों और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट करके न सिर्फ अपनी फसलों का उत्पादन कर सकेंगे, बल्कि अपनी फसल बिना बिचौलियों के सीधे शहरों में बेच भी सकेंगे। लेकिन किसानों को इस बात की आशंका सता रही है कि सरकार उनसे गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए कुछ समय बाद इसे बंद कर सकती है। इससे उन्हें पूरी तरह बाजार के भरोसे ही रहना होगा। सवाल यह भी है कि क्या किसानों को मंडी से छुटकारे जैसे नए सुधारों से उनकी जिंदगी बदलेगी? किसान जो अपनी फसल लेके आते हैं उसके रेट किसान खुद तय करे कि मेरा रेट ये है, मैं इस रेट में बेचूंगा अपना, तो किसान ना कभी आत्महत्या करेगा, ना कभी भूखा मरेगा, ना उसकी फैमिली परेशान होगी। सरकार कंट्रोल रेट से खरीदती है, लेकिन इतना होता है कि वो मंडियों में किसान बेचता है, सरकार खरीद नहीं पाती है गेहूं, और मंडियों में जाता है और मंडियों में कंट्रोल रेट से बहुत कम पे जाता है। इन तमाम तरह की आशंकाओं, वादों और इरादों के बीच देश में कृषि की एक दूसरी तस्वीर भी तेजी से उभर रही है। देश के किसान परंपरागत खेती के अलावा अब नए प्रयोग भी कर रहे हैं, और इसकी एक मिसाल महाराष्ट्र में सांगली जिले के 2 किसान हैं जो ड्रैगन फ्रूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले वर्ष को 1.5 टन निकाला और चौथे साल को 7.5 टन माल निकाला। पिछले साल आनंद राव के खेत में 7 टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हुआ, जिससे उन्हें 4.5 लाख रुपए की कमाई हुई। वहीं राजाराम ने 7.5 लाख रुपए कमाए। इस बार येरला प्रोजेक्ट सोसाइटी के जरिए इन किसानों ने 100 किलो ड्रैगन फ्रूट दुबई निर्यात भी किया है। दुनिया तेजी से बदल रही है, लिहाजा कृषि के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। कहीं ड्रैगन फ्रूट तो कहीं ड्रोन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पेशे से इंजीनियर अभिनव सिंह ने ड्रोन से खेती की तकनीक इजाद की है। अभिनव का बनाया ड्रोन न सिर्फ खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करता है, बल्कि गेहूं और धान के बीज भी बो सकता है। हमने 2014 में स्टार्ट किया, और जब गवर्नमेंट की स्कीम 2016 में स्टार्टअप इंडिया को लेके आई तो हम उसमें रजिस्टर्ड कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर ही हम ये सारे नए नए टाइप के इनोवेशन करते हैं। यहाँ 8 लाख की लागत वाला यह ड्रोन 30 किलो तक वजन उठा सकता है। इसमें एक टैंक फिट किया गया है जिसमें बीज भर दिए जाते हैं, और फिर ड्रोन को उड़ाकर बीज को खेत में बनी क्यारियों में छिड़का जाता है। मोबाइल या टैबलेट में गूगल मैप की मदद से खेत का नक्शा ड्रोन में फीड किया जाता है, जिसके बाद ड्रोन बीज या बैटरी खत्म होने तक खुद ही खेत के एरिया के मुताबिक बोवनी करता है। खास बात यह है कि बीज या बैटरी के खत्म होने के बाद ड्रोन
अपनी जगह पर ऑटोमेटिक लैंड होकर रुक जाता है। जाहिर है कृषि में तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस मामले में हम चीन से अभी बहुत पीछे हैं। पिछले 40 सालों में चीन ने कृषि के क्षेत्र में भी सब कुछ बदल डाला है। यही वजह है कि जहां भारत का कुल सालाना अनाज उत्पादन करीब 30 करोड़ टन है, वहीं चीन का 2 गुने से भी ज्यादा 66 करोड़ टन। भारत का कृषि उत्पादन 31 लाख करोड़ रुपए का है, तो चीन का तिगने से ज्यादा 103 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन असल सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ है। दरअसल चीन ने एक तरफ जहां लैंड मैनेजमेंट का काम करके सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया, वहीं खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। और इसी का नतीजा है कि यहां के किसानों की आमदनी बढ़ी है और उनकी जिंदगी बदल गई। दरअसल रिसर्च भी कृषि के क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। हमारे देश में कृषि पर रिसर्च की सबसे बड़ी जगह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 1 हेक्टेयर का मॉडल है और इसके अंदर मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी के लिए, और साथ ही साथ देखें दाहिनी तरफ खेत हैं जिसके अंदर कि हम फसलें उगाते हैं। फसलों में सब्जी की फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी फसलें होती हैं, अनाज की फसलें होती हैं। और इस परिसर के अंत में आपको जो है पशुपालन के लिए वहाँ पर हमारी 4 गायों का एक समूह है जो रखा गया है। तो इस सारे परिवेश में अगर आप देखें तो 1 हेक्टेयर के इस मॉडल से किसान की आमदनी करीब 3,54,000 रुपये शुद्ध लाभ होता है। देश में किसानों का करीब 86% हिस्सा सीमांत और लघु किसानों का है। सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम और लघु किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर खेती की जमीन होती है। इन किसानों की आय को दुगना करने के लिए ही पूसा इंस्टीट्यूट में 1 हेक्टेयर फॉर्मूले पर काम चल रहा है। क्या कुछ पहले हुआ जो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया, जिसे भविष्य में सुधारे जाने की आवश्यकता है? यही एनालिसिस आधार बनी देश में किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य की। ये 75 साल का युवा भारत है, लेकिन करीब 60 साल पहले एक वक्त ऐसा भी था जब हमें दूसरे देशों से अनाज मांगना पड़ता था, अनाज के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस साल हमारे देश में करीब 30 करोड़ टन अनाज की पैदावार हुई है। साल 2019-20 में 2,52,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद भारत ने निर्यात किए हैं। दुनिया के कृषि व्यापार में आज भारत का हिस्सा करीब 2.5% है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इतनी तरक्की, इतना हिस्सा काफी है? अगर हम पड़ोसी चीन की ही बात करें तो हमारे 2 साल बाद आजाद हुआ चीन ज्यादातर फसलों का उत्पादन हमसे 100% ज्यादा करता है। आखिर कैसे चीन कृषि में भारत से इतना आगे निकल गया? इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास की पगडंडियों से गुजर के अतीत में लौटना होगा। हमें विज्ञान को बढ़ाना है। हमें अपनी मेहनत करके इस मुल्क में नए तरीके निकालने, कारखाने बनाने हैं। खासकर हमारी खेती की तरक्की करनी है, क्योंकि वो जड़ है हिंदुस्तान की। यहाँ के किसान उसकी पीठ है, जड़ है, जो कुछ कहिए। लेकिन जब तक वो ठीक हैं, जबकि आजकल की दुनिया को समझते हैं और आजकल की दुनिया के तरीकों को लेते हैं, आजकल के औजारों को इस्तेमाल करते हैं, आजकल के हल चलाते हैं। और ये नहीं कि 1000 बरस पुराने के औजार चला रहे हैं, दुनिया बदल गई, खेती 1000 बरस पुरानी रही। इसमें हम पिछड़ जाते हैं। हमें बदलना है। कृषि को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री की यह चिंता सही थी कि अगर देश में खाद्यान्न संकट को दूर करना है, कृषि में तरक्की करनी है, तो विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। यही वजह है कि 1951 में देश की पहली पंचवर्षीय योजना का 31% बजट कृषि के क्षेत्र को दिया गया था। वहीं 1969 की चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि में अनुसंधान और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर था। खास बात यह है कि पहले प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री तक सभी का फोकस इसी बात पर रहा है।
छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो। हम मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ हासिल किया। दूसरे देशों से अब हम अनाज मांगते नहीं हैं, बल्कि अनाज और कृषि उत्पाद विदेश भेजते हैं। इंपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब दुनिया और देश में लोगों की जरूरतें बदल रही हैं। ऐसे हालात में क्या तरक्की का यह रास्ता सही है, इस बारे में सोचना होगा। क्या नए कृषि कानून आगे बढ़ने का सही रास्ता हैं? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इतिहास पर अगर नजर डालें तो कृषि क्षेत्र में हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। जाहिर है कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में कुछ कमी रह गई। यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। ये दो नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल ही होता था, जिनकी पैदावार कम थी। लेकिन 1967 के बाद देश में ज्यादा पैदावार वाले बीज बोए जाने लगे, जिनके लिए ज्यादा पानी और खाद की जरूरत थी। लिहाजा कृषि में सिंचाई, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग भी बढ़ता चला गया। लेकिन इस तरीके से देश में गेहूं और चावल के उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिसे हरित क्रांति भी कहा गया है। देश में हुई हरित क्रांति के दो दौर ने खेती किसानी के पुराने तरीकों को बदल कर रख दिया। दरअसल हरित क्रांति का मकसद तकनीक के इस्तेमाल के साथ अधिक उन्नत बीजों के जरिए फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी करना था। कृषि में अब ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसे आधुनिक साधनों का इस्तेमाल भी होने लगा था। और इसी का नतीजा था कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक देश हैं। लेकिन वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 116 देशों में से सिर्फ 15 देश कुपोषण के मामले में भारत से पीछे हैं। हंगर इंडेक्स में भारत 101 नंबर पर है। यहां तक कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी भारत से बेहतर है और वो सूची में 92वें नंबर पर है। खास बात यह है कि दुनिया के जिन 31 देशों में भूखमरी को गंभीर माना गया है, उनमें भारत भी शामिल है। पिछले साल 2020 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 107 देशों की सूची में 94वें नंबर पर था और 13 देश भारत से पीछे थे। यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में इस साल भारत 7 स्थान और नीचे लुढ़क गया है। जाहिर है विकास के तमाम दावों के बावजूद देश अभी भी गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सका है। हालांकि चावल और गेहूं के उत्पादन में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 15% पर गेहूं की खेती की जाती है और गेहूं उत्पादन में भी हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। भारत का कृषि उत्पादन 31 लाख करोड़ रुपए का है, तो चीन का तिगने से ज्यादा 103 लाख करोड़ रुपए है। आजादी के 75 साल में कृषि क्षेत्र में यह देश की सुनहरी तस्वीर उभर कर सामने आई है। लेकिन क्या यह संतुष्ट करने वाली तस्वीर है? क्योंकि कृषि में अमेरिका के बाद चीन है और चीन के बाद हर जगह भारत तीसरे नंबर पर है। 0.35% कृषि अनुसंधान और स्टडी पर खर्च करता है। वहीं भारत में यह खर्च 0.8% है। खास बात यह है कि तकनीक के इस्तेमाल से बनाए गए बीजों के लिए ज्यादा रासायनिक खाद की जरूरत होती है। साल 2016 में चीन में 1 हेक्टेयर में खाद की खपत 503 किलो थी। वहीं भारत में 1 हेक्टेयर में 166 किलो थी। देश में खाद एक ऐसा अहम मुद्दा रहा है
जिससे अभी तक हर सरकार जूझती नजर आई है। हमने किसानों के लिए दाम बढ़ाए हैं, उनके लिए जो इंतज़ाम खाद का होना है उसका भी कर दिया है। कीमतें बढ़ी हैं खाद की, उसके बारे में भी सोच रहे हैं और उनसे बातचीत करके कोई कुछ और करना होगा तो वो भी करेंगे। किसानों की सीधे बाजार तक पहुंच एक बड़ी समस्या है और इसीलिए नए कृषि कानून के जरिए सरकार बिचौलियों की भूमिका खत्म करना चाहती है ताकि किसान सीधे अपना माल बाजार में बेच सकें। लेकिन चीन तो ये काम भी बहुत पहले कर चुका है। उत्पादक सहायता अनुमान यानी PSE के जरिए चीन किसानों को प्रोत्साहन राशि भी देता है। PSE के तहत खेती की पैदावार से मिलने वाले मूल्य को आंका जाता है और यह मूल्य किसानों को मुक्त व्यापार से मिलता है। खास बात यह है कि इसमें किसानों को मिलने वाली लागत सब्सिडी को भी शामिल किया जाता है। दरअसल साल 1979 में कृषि सुधारों की बदौलत ही चीन का कृषि उत्पादन लगातार बढ़ता गया। लेकिन एक कम्युनिस्ट देश होने के नाते चीन के लिए यह आसान नहीं था। फिर भी उसने साल 1979 में खेती में एक क्रांतिकारी आइडिया HRS सिस्टम लागू किया। HRS मतलब हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, यानी खेती हर परिवार की जिम्मेदारी। चीन की सरकार ने खेती कॉरपोरेट या बड़े पैसे वाले उद्योगपतियों को नहीं दी, बल्कि इसे एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरे गांव वालों को सौंप दिया। यही वजह है कि चीन में गांव की जमीन पर पूरे गांव का साझा मालिकाना अधिकार होता है। कोई मजदूर नहीं, सब मालिक, सब जमींदार। और जमीन से पैदा हुई पैदावार को बढ़ाने की जिम्मेदारी सबके कंधों पर बराबर। यानी हर गांव की खेती एक उद्योग हो गई और हर किसान एक उद्योगपति। साल 1982 के बाद से पूरे चीन में खेती सामूहिक रूप से होने लगी। जाहिर है तकनीक और कृषि सुधार ये दो वो हथियार हैं जिसके जरिए हम चीन दौड़ रहे हैं, हम दिन से रात बस दौड़ रहे हैं हम। अब बहुत बड़ा है। चीन ने आज अपना कृषि उत्पादन 1367 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। वहीं भारत का उत्पादन 3 गुना कम यानी 407 अरब डॉलर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम चीन की बराबरी तक कैसे पहुंचेंगे। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, फसलों की पैदावार कैसे बढ़े और कृषि एक फायदे का कारोबार कैसे बने, इन सवालों के जवाब इस देश को खोजने होंगे। लेकिन इस मामले में हम चीन से 3 सबक सीख सकते हैं। पहला सबक यह है कि कृषि के क्षेत्र में हम चीन की तरह ही रिसर्च पर ज्यादा पैसा खर्च करें। दूसरी बात, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं कम हैं, बढ़ानी होंगी। और चीन से सीखा हुआ तीसरा सबक, किसानों को सीधी आमदनी, सीधा फायदा पहुंचाना होगा। स्पेन एक ऐसा देश है जिन्होंने पिछले साल 2020 में अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे ट्रेडिंग को उन्होंने बैन कर दिया है। तो ये नहीं है कि हमारे देश में ही डिमांड है, सारी दुनिया में किसानों की आज ये डिमांड है और ज़रूरत है कि हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक गारंटीड प्राइस किसानों के लिए घोषित करें। हाइब्रिड्स तो अब आ गया है, लेकिन दूसरी फसलें जो है बहुत ज़्यादा जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, जो पैदावार दे सकती हैं, उनको नहीं। हमारे यहाँ बैन लग गया है GM क्रॉप्स जिसको। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैंने ये गीत जवानों के लिए लिखा था, लेकिन आज सोचता हूं तो किसानों से इसका बड़ा गहरा रिश्ता निकलता है। किसान भी तो यही चाहता है, इस देश की मिट्टी को सोना करना और एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाना। हमारे अन्नदाता हमारे कनस्तर तक गेहूं पहुंचाने में जिनके पैरों में अनगिनत कांटे गड़ के टूट जाते हैं, उनकी खुशहाली, उनकी तरक्की हमारा पहला फर्ज है। नए कृषि कानूनों के जरिए सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है।
लेकिन नए कानूनों को लेकर देश के किसानों के मन में कुछ डर है तो कुछ आशंकाएं भी बनी हुई हैं। हमारे देश में कृषि सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है और इसलिए किसानों का यह डर अपनी जगह सही भी लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आशंकाओं के आगे उम्मीद है और इस डर के आगे भी जीत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।